बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं सलीजान और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, मैंने ज़ाहिर है आपके भी व्लॉग सुनते हैं, कुछ और भी बातें हो रही होती हैं, शहर इक़्तिदार में भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने कुछ 6-7 चीज़ें लिखी हैं, पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, जो कि इंटरनेशनल मामलात से जुड़ी हुई हैं। और ईसा नकवी साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ जो मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी वो ये बात करते हैं, और आप भी अपने व्लॉग्स में ये बात करते हैं कि कितनी तकलीफ़ की बात है कि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए थे। पाकिस्तान के फ़ैसले, लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी हुआ, अवाम ने जिसको वोट डाले और उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया, 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार दे दिया गया, यानी लोगों से वोट के ज़रिए हुकूमत बनाने का इख्तियार वापस ले लिया गया। फिर मामलात अदालतों में गए, अदालतों के साथ जो कुछ हुआ 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, वो भी सारा मामला अदालतों का भी चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया। फिर कुछ तरमीम हुँ, करके, कुछ कवानीन तब्दील करके, रिटायर्ड जजेस को लगा के वो चैप्टर भी क्लोज़ कर दिया गया कि आप अब अदालत से भी आपको कुछ नहीं मिलना। वो भी रास्ता बंद हो गया। फिर तीसरा रास्ता था कि पुरअमन तौर पे लोग आएँ सड़कों पर, और वो भी 26 नवंबर हो गया। और उस पे नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि हुकूमत ये कहती है कि हमने 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी है। इस सब के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले जो मुख्तलिफ ममालिक में आवाज़ उठा रहे थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को टैग कर रहे थे, उनको ईमेल्स कर रहे थे, उसमें एक शिद्दत आती है और फिर चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। इस दौरान फिर ट्रंप जीत जाते हैं और वो सारे मामलात। मैं 6-7 चीज़ें वो आपके सामने रख देता हूँ, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर, यानी जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात की टेबल सजी है उसकी वजह से, और खुद मियाँ जावेद लतीफ़ के ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर प्रो पीएमएलएन जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल प्रेशर महसूस किया जा रहा है। और इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक वो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मज़ीद सख्तियाँ तहरीक इंसाफ के ऊपर इसलिए नहीं की जा रही, क्रैकडाउन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ये चीज़ें हैं। पहला, यूरोपीय यूनियन ने जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको रिव्यू करना है जनवरी-फरवरी में, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये बड़ा एक सीरियस मामला है। आईएमएफ ने मार्च में हमें अगली किस्त जारी करनी है, वो हमारे लिए एक सीरियस मामला है। फिर ये जो है कि पीटीआई पे उस तरह से जो क्रैकडाउन नहीं हो रहा, थोड़ा-सा चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है फरवरी में पाकिस्तान में, उससे पहले 2-3 और हमारे एक सीरीज़ तो अभी शुरू होने वाली है, फिर 2 और मुल्क आ रहे हैं। तो उसकी वजह से एक इंटरनेशनल मीडिया क्रिकेट के हवाले से उनका फोकस होगा, तो इसलिए भी कुछ चीज़ें नहीं की जा रही कि यार ये ना हो खुदा ना खास्ता यहाँ पे फिर कोई एहतजाज, ये चीज़ें चल रही हों। फिर 20 जनवरी को ट्रंप जो हैं वो आ जाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस चीज़ को भी एक खौफ है कि जो इमरान खान ने तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दी है, उसमें अगर उसका 10% भी इम्पैक्ट आ गया तो वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत हो जाएगा। फिर एक है कि कांग्रेशनल हियरिंग, उस पे हम खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर इसी तरह से, अच्छा अब आ जाए इस बात पर, कुछ तो हैं ये चीज़ें कि पीटीआई कोशिश कर रही है, ओवरसीज़ अमेरिका में कोशिश कर रहे हैं, रिचर्ड की ट्वीट्स आ गई, सारी चीज़ें हैं। एक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कुछ भी ना करें तो ओवरऑल जो ट्रंप ने बंदे लगाए हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, यानी वो इमरान खान की और पीटीआई की मोहब्बत में नहीं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की उठाई गई आवाज़ के दबाव पर नहीं, वो वैसे ही पाकिस्तान के एंटी कोई ऐसा खुदा ना खास्ता चीज़ ना कर दें कि फिर ना हुकूमत के हाथ में कुछ रहे, ना पीटीआई के हाथ में कुछ रहे। ये मल्टीपल मैंने चीज़ें बता दी हैं। ये बताएँ कि इनमें से कौन-सी चीज़ आप ज़्यादा खतरनाक समझते हैं? और क्या ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या वाक़ई ये इन्हीं इंटरनेशनल चीज़ों की वजह से हो रहे हैं? और इन सारी इंटरनेशनल चीज़ों की वजह से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? देखिए मेरा ख़्याल है कि आपने ये अब पेज यहाँ पे रख दें ताकि मैं वन बाय वन ये जो आपने चीज़ें लिखी हैं, अगरचे आपकी आपकी लिखाई को पढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है, मैं बताता रहूँगा। आप ही का काम है। सबसे पहले ना ये क्रिकेट वाले मामले को देख लें, जो आपने कहा चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और ये फलाँ होने जा रहा है और फलाँ इसकी वजह से इसको निकाल दें अपनी फ़हरिस्त से। ठीक है। मैं वो तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। न्यूज़ीलैंड की टीम थी गालिबन, मेरा जी। ख़्याल है न्यूज़ीलैंड की टीम थी। बड़े अरसे बाद 26 नवंबर नहीं, या 26 नवंबर 2022 इमरान खान वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे। 23 था। 26 नवंबर के लिए आ रहे थे। वो जो क्रिकेट स्टेडियम में 22, सात जलसा था, 22, 22, 22, हाँ 22, 22 था, 22 था। 22-24 था, 22 था, 22 था, 22 था, 22 था, 22 इसी था। तरीके से तारीख थी। क्योंकि उस वक़्त आ गया कि आर्मी चीफ की तकर्री रुकवाने के लिए। तकर्री रुकवाने के लिए आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब जब आ रहे थे ना, तो उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब की थे वज़ीर दाखिला। उनकी मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट सहाफ़ियों को लीक किया था। पाकिस्तान रेड अलर्ट। में अब आप सोचें कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल कितनी मुश्किल से हुआ और किस प्रीटेक्स्ट पे हुआ। श्रीलंका, इंडिया ने, हमें सबको मालूम है कि किस किसने करवाया वो। बिल्कुल।
पाकिस्तान के किस किस दुश्मन ने वो करवाया बिल्कुल कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान के ग्राउंड सुनसान हो जाए, पाकिस्तान को एक अछूत बना दिया जाए, पराया ऑफ द वर्ल्ड बना दिया जाए, जिसके साथ डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, पाकिस्तान में कोई आलमी फोरम के इवेंट्स जो हैं वो उनका इनकाद ना हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होना बंद हो जाएं, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव भी किया गया। आपको याद होगा ये जो सार्क समिट का प्रोसेस 2016 में स्कटल हुआ था, 9 नवंबर को पाकिस्तान में होना थी, फिर ये सब कुछ करवाया गया था। एक ऐसा वक्त जब आपने बहुत ही मेहनत के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल कर लिया था और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही थी, तो इस जलसे को रोकने के लिए, इस जलसे को रोकने का माहौल बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट लीक किया गया जिसमें ये लिखा गया, और ये क्रिकेट मैच से 2 या 3 दिन पहले की बात है, 3 या 4 दिन पहले की बात है, वो डेट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, या 28 नवंबर को होगा या 29 को या 30 को, इसी तरीके से, लेकिन टीम उनकी आ रही थी, 1 या 1.5 दिन के बाद टीम ने लैंड करना था। और आपके यहाँ एक डॉक्यूमेंट लीक किया जाता है जिस पर लिखा जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद दाइश, उसके बाद अलकायदा, टीटीपी और दीगर दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, और वो पिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही हो रहा था जलसा। आपको पता है ना, नवाज शरीफ पार्क के सामने पहले स्टेज लगाया जा रहा था, फिर उसको 6th रोड के फ्लाईओवर पर ले जाया गया था। यहां पर वो आकर दहशतगर्द निशाना बनाएंगे तहरीक इंसाफ के इस जलसे को, बिल्कुल, इसलिए इसकी इजाजत न दी जाए, इसको रोका जाए। आप मुझे बताएं, अगर हमें क्रिकेट इतनी अजीज होती या पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल इतना अजीज होता तो हम ये जारी करते। अगर हमने ये उस वक्त जारी कर दी तो क्रिकेट तो शायद, या एंटरटेनमेंट, आवाम की एंटरटेनमेंट, आप देखें ना लोगों का, ये नहीं, ये भी एक मुकाम है शर्म का। आप ठीक है बड़े स्टेडियम बना रहे हैं, पाकिस्तान में एक जुनून होता था, हमें अपने बचपन में याद है, क्रिकेट स्टेडियम्स के बाहर लोग तरस रहे होते थे कि हमें अंदर जाने का मौका मिल जाए। अभी वो कराची में एक इवेंट हुआ, जो कराची में मैचेस हुए, तो लोग तो परेशान हो गए, स्टेडियम खाली पड़े हुए थे। बिल्कुल, तो ये आप उस मकाम पर आ गए, तो क्रिकेट को तो आप आउटराइटली, ये मैं थोड़ी सी इसको मैं, वो बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि उसको निकाल देते हैं उस लिस्ट में से, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि एक थोड़ा सा ये है कि वो जो एक माहौल था पकड़ धकड़ का, वो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा, वो जो जबरी गुमशुदगियों का वो जो माहौल था उस तरह से नजर नहीं आ रहा था। तो उस तनाजुर में मैंने ये लिखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। उसमें जो असल मैटर कर रहे हैं वो उनके ऊपर आता है। बिल्कुल, आगे चलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में आगे चलते हैं। तो क्रिकेट का इसको डिस्कस इसलिए करना जरूरी था कि ये वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। देखें, इस मुल्क में लोगों की जो खुशियों का, आपको पता है कि इंडेक्स जारी होते हैं कि खुश खुराक कौन से ममालिक हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जारी होता है। मैं तो इस वक्त सोच रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वो उस हैप्पीनेस इंडेक्स में, पाकिस्तान को कहा जाता था कि खुश तरीन कौमों में से पाकिस्तान है, फिर खुश खुराक तरीन कौमों में से पाकिस्तान है। आजकल आप देख लेना कि लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट मैचेस में उस तरीके से नहीं रहा, सड़कें सुनसान हो जाया करती थी भाई, बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर प्लाजे, शॉपिंग मॉल, मार्केटें सुनसान हो जाती थी जब क्रिकेट मैच होता बिल्कुल था। ऐसी है। आबादी अवाम को ये पता ही नहीं होता कि क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई किसी का कंसर्न नहीं। इसकी वजह है जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन, महंगाई है, फला, ये सब जो सियासी सूरत हाल है, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। देखिए, ये जो चीज है जिसमें आपने कहा इंटरनेशनली मामला, फिर जाहिर है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, खुद सोचे ना कि 2021 में पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल टिंकरिंग, खैर वो 2017 और उससे पहले भी हमेशा माहौल तो रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम और पीक पे गया मामला 2022 में गया ना। 10 अप्रैल की रात वो वक्त है जिस वक्त एक्चुअल पॉलिटिकल केओस जो मैटर करता है वो स्ट्रीट्स पे शुरू हुआ। बिल्कुल ऐसी है। उससे पहले तो ऐवानों में तो चल रहे होते हैं ना, साजिशें, मुलाकातें, प्रेस रिलीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, प्रोग्राम, टॉक्स, छोटे मोटे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, जो अवाम निकल के सड़क पर आके एक इंप्रेशन बनाना कि यार ये क्या हो गया, वो जो तराने पड़े थे जिस रात, बिल्कुल ऐसी है। उस दिन से क्या ये जरूरत नहीं थी कि डायलॉग शुरू हो? नहीं हुआ। उस दिन से क्या ये जरूरत नहीं थी कि आप इस सारे मामले को, अभी अगर आप सोचें कि कोई चीज डिफरेंट हुई है, जब ही तो आप मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी है। कोई चीज डिफरेंट हुई है जब ही तो 18 तारीख को रिजर्व किया हुआ, जिस दिन आखिरी समाअत हो रही थी ना 18 को अलकादर ट्रस्ट केस की। जी सर। तो मुझे उन्होंने बताया, फैसल चौधरी साहब ने, कि उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मेहरबानी करें, सर्दी है, रात हो गई, उस वक्त से आपकी हियरिंग चल रही है, इसको सर्दियों की छुट्टियों के बाद रख लें। ये कहा गया, नहीं खत्म हुई। अदालत में लाइट चली गई, फैसल चौधरी कहते हैं लाइट चली गई, उसके बाद जाके वो समाअत कंक्लूड हुई।
तो उससे तो यही लगता था कि आपने कल फैसला सुनाना है, या हो सकता है कि आपने शॉर्ट ऑर्डर अभी सुनाना है, बिल्कुल और यहीं पर बुशरा बीबी खड़ी हुई है, इनको यहीं से अरेस्ट कर लेना है। बिल्कुल। इंप्रेशन ये आ रहा था। लेकिन कहा गया चलें जी 23 को सुनाया जाएगा, 23 को भी नहीं आई हाँ, जजमेंट। फिर कहा गया फिर कहा गया 6 6, को और अब आएगी, 6 को कह रहे 6 थे। को कहा 13 को, 13 पे भी अब कुछ लोग जो है वो सवाल उठाने लगेंगे 13 को भी, तो कुछ तो मुख्तलिफ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आपने इस वक्त देखें सबसे बड़ा मुकदमा तहरीक इंसाफ पे कौन सा? 9 मई। 9 मई, बिल्कुल 9 मई से बड़ा कोई मुकदमा नहीं। बिल्कुल आपने 9 मई के ऊपर सजाएं सुनाई, बिल्कुल। मिलिट्री कोर्ट्स। तो उनको पार्डन क्यों कर दिया गया? जो माफी है वो जो की गई है, आप उसमें ये जहन में रखें कि जो क्रिसमस से 2 दिन पहले इतवार वाले दिन यूरोप सो जाता है भाई। यूरोप को जो लोग जानते हैं वो न्यू ईयर नाइट के बाद, उसके बाद फिर वो लेट निकल के आते हैं, इसीलिए अब वो उनका अगला बयान डिले हो गया। सही। उन्होंने इतवार वाले दिन इतने तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक के वज़राए ख़ारजा से, उनकी वजारत 26 ख़ारजा 27 से मुल्क अप्रूवल लेके 28 ममालिक के 28 मुल्क। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें उन्होंने एक थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल की कि GSP प्लस स्टेटस की मराहत जारी रखने के लिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ हैं उसमें इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी, और उसके आर्टिकल 14 के ऊपर आपने अमल दरामद करना है जो ये कहता है, और बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट्स के खिलाफ आपने उसके ऊपर कुछ काम किया। कोई जाहिर है कि कोई कम्युनिकेशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हो गई होगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने कहा कि अच्छा ठीक है, ये जो 2 साल वाले थे या 3 साल वाले थे, इनकी आप पार्डन जो है वो कर दें, और उसके बाद इवेंचुअली इसको फिजल आउट कर दें। अभी जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला भी है ना, दरमियान में दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने स्टेप्स बताए थे कि पार्लियामेंट का कानून है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ऐसे ही। फैसला है, और मेन सुप्रीम कोर्ट पे डाला था इनके उन्होंने, पास आएंगी हाँ बेंच पे। हाँ फिर इनके पास जो है वो बहुत सारी रेमेडीज हैं, इनके पास अपील का इख्तियार है, और फिर आपने बिल्कुल ज़ाहिर है उसको प्रैक्टिकली दिखाना भी था, तो वो हो गया, जिससे एक मामला टल गया। 2 मामलात हैं जो असल में सीरियस हैं। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जितने आपने गिनवाई हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैटर तो करती हैं। आप देखें जो एलॉन मस्क ने अभी एक रीट्वीट किया है, उसमें परेशान कुन बात जो हमारे लिए होनी चाहिए, उसमें आई थिंक सम वुमेन, सम चतुर्वेदी कोई खातून है या कौन है, इंडियन ट्विटर हैंडल है, जिसमें उसने पाकिस्तान को रोग नेशन लिखा है। अब रोग का मतलब आप जाके पढ़ लें, और उसको कोट ट्वीट करते हुए एलॉन मस्क ने लिखा है ट्रू। नाउ दैट इज वेयर हमें शायद इस वक्त थोड़ा सा ना पैनिक करने की भी ज़रूरत है, और इस पर फायर फाइटिंग करने की भी जो ज़रूरत गूगल है। ना कर सके उनको एक्सप्लेन जरा कर दें कि रोग नेशन आप पढ़ लेना कि क्या होता है रोग नेशन, जो किसी ज़ाब्ते को नहीं मानती, जो बदमाशी दिखाती है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, अकदार को फॉलो नहीं करती, जो वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, इंटरनेशनल कवानीन को फॉलो नहीं करती, उसको रोग नेशन, जो इंडिया हमें डिक्लेयर करवाना चाहता है फ्रॉम डे वन। और हम ऐसी हरकतें भी हम कर रहे हैं कि तो वो बेसिकली अगर वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, और 2 ही चीज़ें हैं जो मैटर करती। एक है, देखें असल मामला है पाकिस्तान के IMF के मामलात पे आने से पहले, ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, आपके पास पैसे आते हैं 3 सोर्सेस से। एक सोर्स है कि आप किसी को कोई चीज़ बेचते हैं एक्सपोर्ट जो करते हैं आप। और आप डॉलर लेते हैं उसके बिल्कुल। अगेंस्ट। एक है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, वो अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं, कमाई तफसीलात करते हैं ज़रा। पूरे महीने, अपने पास अपने इस्तेमाल जोगा छोड़ के, जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं वो पैसे भेज देते हैं। बिल्कुल और तीसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से बहुत ही महदूद हुई थी। 50 साल की कम तरीन सज़ा पे आई ठीक हुई है। है, उसके बाद आ जाएं कि जो रेमिटेंसेस हैं, रेमिटेंसेस का एक तो बाइकआउट वाला मामला चल रहा है, बट अदरवाइज भी देखें, ये कह दें कि हमारे पहले से बढ़ गए, आप अपने से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान वो जो 21-22 था ना साल, खान साहब का 2021-22, उसमें 31.5 या 31.8 अरब डॉलर हुआ था। तो अभी आप उससे तो नीचे ही है ना। खान के दौर से आपके 25 लाख बंदे नए चले गए हैं। 1 करोड़ बंदा अगर 31 अरब डॉलर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ भेज रहा था, और अब 1.25 करोड़ बंदा जो है वो 22 अरब या 24 अरब डॉलर भेज रहा है, तो आपने कहाँ तरक्की की है? आपने तो अपने पिछले साल के मुकाबले में बेहतरी की है ना। बिल्कुल। असल में तो ये होना चाहिए था कि अब पहले भेजने वाले हाथ जो है वो 2 करोड़ थे, अब तकरीबन 2.5 करोड़ हाथ हैं जो कमा रहे हैं। एक बंदे के 2 हाथ होते हैं, तो 2.5 करोड़ हाथ कमा के जो भेज रहे हैं, अगर वो 2021-22 से कम है तो ये ज्यादा नहीं है। और हर बंदे की ग्रोइंग नीड्स होती हैं। पाकिस्तान में ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि देखें ना, हम
पहले 10,000 मेगावाट बनाते थे, आज हम 20,000 मेगावाट बना रहे हैं। भाई जब आप 10,000 मेगावाट बिजली बना रहे थे उस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट 11,000 मेगावाट थी, शॉर्टफॉल 1,000 मेगावाट का बिल्कुल था। आज अगर आप 20,000 मेगावाट बना रहे हैं और आपकी जरूरत 30,000 मेगावाट है तो आप 10,000 के शॉर्टफॉल पे हैं। बिल्कुल इसका मतलब यह है कि अभी जो आपका शॉर्टफॉल एज अ नेशन है वो तो वाइडन हो रहा है, गैप बढ़ बिल्कुल रहा है। तो दो चीजें अब आखिरी ले देकर बच जाती है आपकी एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स की जब आप बात करते हैं तो आप बाइफरकेट कर लें, देख लें, 70% आपकी एक्सपोर्ट्स का या यूरोपीय यूनियन जाता है या अमेरिका जाता है। चाइना नहीं है आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। आपका ट्रेडिंग पार्टनर आपका ईस्टर्न नेबर तो है ही नहीं, बिल्कुल वेस्टर्न नेबर आपका कोई बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। आपका जो असल में जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, आपकी चीजें जाती है और आप बेचते हैं, आप तौलिया बेचते हैं, आप चादर बेचते हैं, आप कपड़ा बेचते हैं, आप सर्जरी के आलात बेचते हैं, आप स्पोर्ट्स की चीजें बेचते हैं, आप फुटबॉल और नहीं बैट तो को इस एक चीज़ किस्म की और है चीजें ना, बेचते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आईटी हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, जो लोग यहाँ पे काम ऑनलाइन कर रहे थे वो आगे जा रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो बड़ा कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि अगर हमारे आईटी के लोग यहाँ बैठ के और कमाने लग गए और बरसरे रोजगार होने अब लग गए, तो हमने फिर इंटरनेट स्लो किया, उसको तबाह और बर्बाद किया। और इस तरह से हम जो है वो कम अज़ कम सालाना जो है वो $2 अरब तकरीबन, यानी आप कर लें 600 अरब रुपए का इंडिया को फायदा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बिजनेस काम लेके और इंडिया में दिया जा रहा है। तो हम कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं हम। देखिए ये तो फिर अब मामला बहुत तवील हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पूरी दुनिया की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया मार्केट को उठा लेना तो उसकी ट्रैजेक्टरी ये है कि साल 2028 तक ये कोई $2.2 ट्रिलियन की चली जाएगी। और पाकिस्तान दुनिया की आबादी का जो परसेंटेज के एतबार से बनता है तो दुनिया की कुल आबादी का 3% पाकिस्तान है। पूरी दुनिया की आबादी का 3% निकालें तो पाकिस्तान बनता है। तो अगर $2.2 ट्रिलियन का 3% निकालें तो तकरीबन $70 अरब बनता है। पाकिस्तान अभी $1 अरब के लिए शहबाज शरीफ साहब क्या कुछ कहते हैं कि जनाब हमें नाक से लकीरें निकलवा दी, हमारा खून खुश्क कर दिया, हमारा फलां कर दिया इसे $1 अरब के लिए, और कशकोल और ये सारी बातें करते हैं। आप ये सोचें कि आप इंटरनेट और वो मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल 2028 का ये है कि अगर आप दुनिया की किसी नेशन को आउटस्मार्ट ना करें, आप खुद को दुनिया के जो एवरेज है उससे ज्यादा ब्रिलियंट साबित ना करें, आप एवरेज मीडियोकर रह के, हालांकि हमारे लोग ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा सलाहियत वाले हैं और बड़े टफ और हार्ड किस्म के हैं, आप ज्यादा वर्किंग आवर्स काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, रिफाइंड काम करते हैं। अगर हमें हमारा फेयर मार्केट शेयर भी उस हिसाब से देखें तो 2028 में मिले तो $70 अरब बनता है। तो आप $70 अरब को जो है बिल्कुल साइड के ऊपर करके आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? तो नहीं, हम ये तो पहले भी जो कोई तो अब मैं कह रहा हूँ $3 ना अरब कि डालते बहस फिर वो कहीं और जी चली जाएगी। तो आप बेचते हैं क्या? अभी देख लेना बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई है उससे उनकी इंडस्ट्री, आपको पता है ना कि जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो आपकी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पर आ जाती है। उनकी बिल्कुल इंडस्ट्री को धचका मिला। पूरी दुनिया में हमारे पास नोन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री का है? टेक्सटाइल का। बिल्कुल जब पूरी दुनिया ऑर्डर करती है, वो किन ममालिक से टेक्सटाइल मंगवाती है? वो चाइना से मंगवाती है, वो इंडिया से मंगवाती है, वो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। ये सबसे बड़े टेक्सटाइल का काम एक्सपोर्ट्स करने वाले ममालिक हैं। उसमें एक मेजर चंक है बांग्लादेश का। अगर बांग्लादेश में ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई थी, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर उसके अगेंस्ट मार्केट को काबू करता। जो ऑर्डर्स बांग्लादेश के कैंसल आउट हो रहे हैं वो हमें ट्रांसफर हो जाते। लेकिन जब आपके यहाँ ये सूरत हाल है कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये श्योरिटी और गारंटी नहीं है, तो वो ऑर्डर डाइवर्ट होकर या चाइना जाएगा या इंडिया जाएगा। बिल्कुल बांग्लादेश का ऑर्डर पाकिस्तान फिर नहीं आने लगा। तो ये इस तरह देखें की जो सब बात को 70% एक्सपोर्ट्स हैं वो बात बहुत फिर लंबी जी हो जी जाएगी। ये जो 70% एक्सपोर्ट्स है ना, आप देखें कि वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगाने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो कनाडा को, अपने सबसे करीबी दोस्त मुल्क को कहता है कि मैं क्यों भाई $200 अरब अपना जाया करूं तुम्हारे पे। सबसे करीब, यानी कि बॉर्डर जुड़ा हुआ इतना करीबी दोस्त है, उसको कहता है कि भाई मैं तेरे से $120 अरब की गाड़ियां नहीं खरीदूंगा, मैं डिट्रॉय में बनाऊंगा गाड़ी। मुझे तुम्हारे से डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मिल्क मेरे पास बहुत है, मैं खुद कर लूंगा। हम क्यों अपना पैसा जाया करें तुम्हारे पे? वो हैवी टैरिफ लगाने जा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एक बिल्कुल मसला है अमेरिका का। दूसरा मसला है यूरोपीय यूनियन का, जिसकी जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। और हर पाकिस्तान का शहरी जिसको अल्टीमेटली बर्ंट मिलना है उसका, ये किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये किसी एक ओहदेदार का मामला नहीं है, ये किसी एक जज का मामला नहीं है, ये किसी एक मीडिया पर्सन का मामला नहीं है, एवरी पाकिस्तानी इंडिविजुअल। आप जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना उसको, और कंस्ट्रक्शन,
इनके अलाइड सेक्टर्स को निकाल देना, पीछे कुछ बचता ही नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल ये दो हैं अलाइड सेक्टर्स, इनके निकाल लें तो ये आप देखें कि आपकी 10, 11, 12 करोड़ आवाम जो है ना, वो सिर्फ टेक्सटाइल और उससे रिलेटेड सेक्टर, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हो, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उसके बेचने एंड यूजर तक आप पहुंचते पहुंचते कितने हाथ निकल आते हैं। फिर वो धागे से लेके, डाई से लेके, केमिकल से लेके, बटन से लेके, सुई से लेके, जिप से लेके, धागे, हर चीज का एक वो पूरा एक चैप्टर है। उनकी वो पैकिंग करना, वो करना, पैकेजिंग करके भिजवाना, ये सब कुछ करना। और फिर आपका देखें जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, ये दो बांट नहीं ले सकते। हम इकोनॉमी ज्यादा डिस्कस करने लगे हैं, फॉरेन अफेयर्स पर काम आ गए इसको हाँ। एक बात करके आगे चलते हैं। एक तो ये है कि इकॉनमी, एक चीज़ बताता चलूँ कि जो डॉन में स्टोरी आई थी कि पाकिस्तान में जो ये हमने रिजीम चेंज का अपना शौक पूरा किया, उससे पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये IMF के साबिक मुशीर जो हैं वो लिखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जो ज़्यादा इस वक्त खतरनाक चीज़ें हैं वो एक ट्रम्प, अमेरिका और GSP प्लस स्टेटस के ऊपर रिव्यू। और जाहिर है IMF भी होगा कि हम बहुत सी उनकी, IMF वो अमेरिका ही है ना? अमेरिका ही है हाँ। अच्छा नकवी साहब ये बताएं कि अब इनकार की बात कर रहे थे ना उस पे मैं आगे चलता हूँ, इनकार हो सकता है उस पे मैं आगे उस पे हम अब अलग बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये दो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा सीरियस हैं। बस एक चीज़ बता दें कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम हैरान हैं कि वो PMLN जिसकी मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि PTI को दहशतगर्दों की तरह डील करना चाहिए, जिसके मियाँ नवाज शरीफ मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट करते हैं 26 नवंबर पे, वो अब बैठे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो आप भी ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात वाली कहानी है, ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ही ये चैप्टर खुला आप है? मुझे एक बात बताएं ना कि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि इनको आहमी हाथों से निपटना चाहिए। आपके जितने भी लोग तर्जुमानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मातूब करते हैं ना। तो अगर नहीं किया जा रहा तो उसकी एक ही वजह है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो एक यूनानिमिटी है ना, जो इंसाफ फराहमी का सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम है, उसमें तो यूनानिमिटी है कि आपने इनको सजाएं देनी है। तो अगर वो नहीं हो रही और अगर उसके ऊपर एक बफर क्रिएट हो रहा है और अब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन का सोच रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। अंदर तो सारे के सारा कंसेंसस है कि तहरीक इंसाफ, रेड लाइन लग गई, रेड बैरियर लग गया, कांटा लग गया, सफा फट गया, डन एंड डस्टेड, हिस्ट्री खत्म हो गया, कोई फ्यूचर नहीं है, फलाना है, ये सारा कुछ है। जब ये सारा माहौल है तो अगर ये नहीं हो रहा तो इसमें कोई बफर भी है ना। इंटरनेशनली बहुत सारे मामला चल रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि यानी कि जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, एक वो मैं किसी से सुन भी रहा था कि देखे ना कि सिर्फ ये वाले ममालिक क्यों पाकिस्तान के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। हर वो मुल्क जो पाकिस्तान के मुतल्लिक जहाँ से गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर बात हो रही है, उसमें दो चीज़ें कॉमन है। नंबर 1 उनके यहाँ जमहूरियत है और उनको आवाज़ उठाने की आज़ादी है। नंबर 2 वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं एक वीडियो में पहले भी मेंशन कर चुका, हमारे अब्दुल बासित साहब जब बरतानिया में डिप्टी हाई कमिश्नर थे ना, तो उस वक्त हमारे सफारत खाने ने एक एक्सरसाइज की थी। उन्होंने बरतानिया के उन हलकों को, डायरेक्टली जो इलेक्ट करने वाले हलके हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, उनकी दर्जा बंदी की थी कि जहां पर पाकिस्तानी वोट हल्के के नतीजे पे असरअंदाज हो सकता है। तो उस वक्त 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज थे। आप मुझे एक बात बताएं, अगर 50 ऐसे मेंबर हैं बरतानवी पार्लियामेंट के कि जिनको पाकिस्तानी वोट बराह रास्त जिनके नतीजे पर असरअंदाज हो सकता है, तो वो इग्नोर तो नहीं करेंगे। और वहाँ पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो इमरान खान की सपोर्टर है। तो वो अपने हल्के में जाते हैं, उनको कहते हैं इमरान खान के मुतालिक ये बात करो, ये बात करो। वो जाके पार्लियामेंट में बात करते हैं। यहाँ पर उसके तासुर ये जाता है कि कोई लॉबिंग हो रही है, एजेंडा है और पैसे लगते हैं, और वो उसका ताल्लुक डिफरेंट मामले से है, क्योंकि उनको तहरीके इंसाफ का भी ज़्यादा मसला नहीं है। जो हमारी रवायती सियासी जमातें हैं, उन्होंने इसको डील ऐसे किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में अपने माँ बाप की लाशें दफनाने आते हैं। यूथ जो है वो गुमराह है, पठान जो है वो बेवकूफ़ हैं, और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले गद्दार हैं। बिल्कुल। अब पीछे बच क्या गया पाकिस्तान? मतलब आप इन सेगमेंट्स को, यूथ निकाल दें 63% निकल गया, ओवरसीज पाकिस्तानी निकाल दें को 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी निकल गया। उसके बाद आप उसमें से पठान निकाल दें 4-5 करोड़, वो निकल गया। उसके बाद आप सोशल मीडिया यूजर निकाल दें, पीछे बचा कौन है? वो 2-3 लाख लोग बच गए। अगर आप 2-3 लाख लोगों से आपने वोट लेना है और उन्हीं को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ लिया, तो आप समझते रहें भाई,
ये तो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो फिर ये सारा है, आपको सबको गले लगाना है, आपको सबको सबको साथ इंटरेक्ट करना है, आपको सबको अपना एक सॉफ्टर इमेज देना है, सबको पॉलिटिकल मैसेज देना है। आप पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पूरी आवाम से दुश्मनी करने के बाद जो 2, 4 या 5 लाख बच जाते हैं, अगर आप समझते हैं कि वही काफ़ी हैं आपके हुक्मरानी को ताहयात दवाम बख्शने के लिए, तो मैं नहीं ऐसा समझता। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें हैं। अब वो क्योंकि आपने कहा कि उसको फिर हम आगे के लिए हाँ, उठा हम आगे लेते हैं। करते हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये सारी इस वक्त चैलेंज बनी हुई हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस स्टेटस का रिव्यू जनवरी में, आईएमएफ के हवाले से अगली किस्त मार्च में, फिर ट्रंप का आना, फिर एंड्योर किया जा सकता है या नहीं इसको आगे कर, लेकिन बिल्कुल इसको क्या क्या वाकई इनकार किया जा बिल्कुल उस सकता पे है या आते नहीं? हैं। फिर इसी तरह से जो रेमिटेंसेस वाली कॉल है वो, और कांग्रेशनल हियरिंग, और ये सारी चीज़ें, फिर जिस तरह से एलन मस्क भी ट्वीट्स कर रहे हैं, तो ये वो इंटरनेशनल चीज़ें हैं जिनका दबाव इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में महसूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात उस इमरान खान के साथ किए जा रहे हैं जिसको दहशतगर्द कहा जाता था, उस पीटीआई के साथ किए जा रहे हैं जिनको इंतशारी और फसादी कहा जाता था। तो ये इस मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना, पीटीआई से बात करना, इस बात की तस्दीक है कि इंटरनेशनल प्रेशर है और उसकी हीट महसूस भी की जा रही है। लेकिन होगा क्या अगर बाहर से दबाव आता है? तो इमरान खान की रिहाई के मामले पे क्या इनकार किया जा सकता है? एक और सरप्राइज़ भी हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानी देने जा रहे हैं, वो किस हद तक इनके लिए ख़तरनाक होगा, उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बस शुरू कर दूँ।